समीकरण की प्रश्नावली 4.4 ये इस चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली है। हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा द्विघात समीकरण का सबसे पहले मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें हमने समझा x² का गुणांक है a, x का गुणांक b, अचर पद है c। फिर हमने यहाँ पर इसको दो विधियों से मोटे तौर पे हल करना सीखा, गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से। यहीं पर हमने जो ये d है वह क्या है, b² माइनस 4ac। इसको हमने विविक्त कर कहा और ये विविक्त कर हमें बताता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति के विषय में बताता है। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो जो मूल हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर भी होते हैं, यानी कि समान, वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान। अगर ये 0 के बराबर है तो मूल होते हैं वास्तविक और समान होते हैं, और अगर इस विविक्तकर का मान 0 से कम होता है तो फिर ऐसी स्थिति में मूल काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। यानी कि मूलों के जहाँ तक अस्तित्व की बात आई कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो वास्तविक की है और वास्तविक की बात है या काल्पनिक की है। अगर अस्तित्व का उनका मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब वो 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर होगा, विविक्त कर। और यदि 0 से कम आता है विविक्त कर, इसका मतलब मूल काल्पनिक है यानी उनका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। अब अगर हम देखें तो हमें सवाल में क्या दिया हुआ, एक्सरसाइज 4.4 कहती है कि इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति कैसी है, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो फिर द्विघात इसको सॉल्व करिए पूरा। तो भाई ये पहले तो अब जैसे हम इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, और a का मान क्या हो गया, 2 हो गया साहब, b का मान -3 हो गया और c का मान भैया 5 हो गया। अब विविक्तकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान -3 है का वर्ग हो गया -4, a का मान 2 हो गया और c का मान 5 हो गया। -3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8 पंजे 40 और ये माइनस का 31 हो गया। तो विविक्तकर जो हो गया वो -31 हो गया, यानी कि ये 0 से कम हो गया, यानी स्पष्ट है कि जो कि कैसा है, d लेस देन 0। ये तो 0 से कम हो रहा है, अतः मूल काल्पनिक हैं, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। भाई सीधी सी बात है, तो मूल आगे ज्ञात करने नहीं है, ये इन्होंने कह दिया है। अगर मूल वास्तव में हैं तो ज्ञात करने हैं, अगर नहीं है तो नहीं ज्ञात करने हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बंधुओं, जैसे ये यहाँ पर दूसरा सवाल मिलता है, इसकी भी हम तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो देखा हमने a का मान 3 है, b का मान -4√3 है और c का मान 4 है। तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। b का मान क्या होगा, -4√3 का वर्ग -4, a का मान क्या होगा 3 और c का मान 4। d बराबर 4 चौक 16 तियाँ 48, 4 चौक 16 तियाँ 48 और क्या हो गया 0। तो ये विविक्तकर का मान 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं। ये हुई मूलों की प्रकृति, जो कहा है मूलों की प्रकृति बताओ। इसके बाद आगे के दी क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल बताओ, उन्हें ज्ञात करो। मूलों का अस्तित्व है, क्लियर हो गया, वास्तविक हैं, तो फिर सूत्र लगा देंगे, श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। ठीक, तो क्या सूत्र है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ पर b² - 4ac जगह मैं केवल d लिख देता हूँ सीधे सीधे,
अपॉन 2a। x बराबर कैलकुलेट कर लिया है ना, इसलिए तो माइनस b का मान माइनस का 4√3, तो ये प्लस का 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन 2a। a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 4√3 बटे 2 गुणा √3 गुणा √3। तो बच्चा 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे √3। तो आप ये देख सकते हो x का मान 2 बटे √3 हो गया। एक्चुअल में वास्तविक और समान है जो लिखा है ना, समान, तो क्या होगा यहाँ पे दोनों मूल 2√3 ही होंगे, यानी एक और आएगा वो भी 2√3 होगा, इसलिए यहाँ पर एक ही शो हो रहा है, वो यही होगा। तो इस प्रकार से सवाल पूरा होता है। प्रश्न संख्या 2 ले लिया है। समीकरण दी हुई है और ये कहा है कि अगर इसमें इस समीकरण के मूल बराबर हों तो k का मान बताओ। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर 2 हो गया, b बराबर k और c बराबर 3। तो d बराबर, अब ऐसे समझ लो, क्योंकि दी गई समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः अब मूल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, d बराबर होगा 0 के। इसका मतलब हो गया b² - 4ac 0 के बराबर हो गया। और b का मान क्या लगाओगे, b का मान तो k के बराबर है, तो k का वर्ग हो गया -4, a का मान कितना हो गया 2, c का मान कितना हो गया 3 बराबर 0। तो k² - 4 दूनी 8, 8 ये 24 बराबर 0 हो गया। k² बराबर हो गया 24 और k बराबर वर्गमूल हो गया 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 या 24, ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। k बराबर 2 √6, ये k का मान हो गया। इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी दूसरे का दूसरा पार्ट है, अंदर गुणा करता हूँ, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊँ पहले। kx² - 2kx + 6 = 0। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, अब ये मानक रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर 6। अब यहाँ पर क्योंकि दी गई समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, अतः ये दिया हुआ है समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा, b² - 4ac 0 के बराबर होगा भाई। b का मान होगा -2k का वर्ग -4, a का मान हो गया k और c का मान 6 बराबर 0। 4k² - 6 चौक 24k बराबर 0। 4k² = 24k, स्क्वायर से k कैंसिल कर दो, 4 से 4 छंग 24 हो गए और k बराबर हो गया 6। इस प्रकार से ये जो है k का मान यहाँ प्राप्त आपने किया है। अगला प्रश्न लेते हैं बंधुओं, तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने मान लिया लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो मान लिया कि चौड़ाई x है तो लंबाई हो गई 2x। आप ऐसे समझ लो, माना बगिया की चौड़ाई x तो लंबाई 2x, क्लियर सी बात है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। प्रश्नानुसार बगिया का जो क्षेत्रफल है भैया वो 800 वर्ग मीटर आ रहा है और बगिया कैसी है, बगिया तो आयताकार है, इस प्रकार से है, लंबाई चौड़ाई में दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लंबाई गुणा चौड़ाई तो x गुणा 2x बराबर 800 हो जाएगा।
तो 2x की x से गुणा किया, 2x² बराबर 800 हो गया। इसका मतलब हो गया x² बराबर 400। तो x बराबर क्या हो गया भैया? 20 हो गया। सिंपल सी बात है। यानी जब x 20 हो गया, अब अगर आप देखेंगे तो ये 20 हो गया, तो ये 20 दूनी 40 हो गया, दोनों ही गुणा करेंगे तो ये 800 हो गया। तो इसका मतलब इसका अस्तित्व बिल्कुल है। अगर यहाँ पर जो x² बराबर 400 आ रहा है, अगर ये माइनस में आ रहा होता तो नहीं होता, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती इसका वर्ग ऋणात्मक हो जाए, तो हम कहते ये संभव नहीं है। या फिर यहाँ पर हिसाब नहीं बनने होता तो हम कह देते संभव नहीं है। तो जी बिल्कुल ये संभव है। और कहा कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो चौड़ाई आ रही है अपनी 20, तो लंबाई आ रही है 40 मीटर। बिल्कुल संभव है। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो विचार करता हूँ, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो ने माना मित्रों की आयु, अब मैंने एक की x वर्ष मान ली, और तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी, वर्ष होगी। ठीक है, दोनों का योग 20 हो जाएगा। तो एक की x मान लो, एक की 20 माइनस x। और प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब जिसकी आयु आज x है उसकी 4 साल पहले कितनी होएगी? बोले साहब x माइनस 4 होएगी। और जिसकी 20 माइनस x है उसकी कितनी होएगी? बोले इसमें से भी 4 घटा लो, दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है? 48। मैंने कहा ठीक है, x माइनस 4 गुणा 20 में से 4 गए 16 माइनस x बराबर 48। x से गुणा करी 16 की 16x माइनस का x स्क्वायर 16 चक्कू 64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4x बराबर 48। तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर, 16x और 4x हो गए 20x। ठीक, और अब जो माइनस 64 है 48 इधर ले होगे, तो 8 4 12 का तो हासिल का 1 6 4 10 और 1 11, 112 हो गए बराबर 0। माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब तुम्हें ये देखना, देखो अगर तुम इसकी तुलना कर लोगे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, a का मान 1 हो गया, b का मान माइनस 20, c का मान 112। यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान 1 हो गया, b का मान माइनस 20 और c का मान 112। तो d बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 20 का वर्ग हो गया 400, 4 a का मान 1 और c का मान 112। भैया ये 400 माइनस ये हो जाएगा 448, प्लस का 400 है माइनस का 448 है, यानी d बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 48। इसका मतलब क्या हो गया? d लेस देन 0। अतः मूल कैसे होगा? यानी कि इसके जो x के मान होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक। यानी कि वास्तव में ये स्थिति संभव नहीं है। बस यही एक बात समझने की होती है। इस प्रकार के सवालों का यही कहने का मतलब था। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः मतलब x के मान, x के वास्तविक मान संभव नहीं है, x का वास्तविक मान संभव नहीं है, अतः दी हुई स्थिति संभव नहीं है। तो ये सवाल यहाँ पूरा होता है इस प्रकार से। अब जैसे ये क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। यानी क्या तुम ऐसा कोई पार्क बना सकते हो इसका परिमाप तो 80 मीटर हो और उस समय उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो? मैंने कहा बिल्कुल भाई, देखो ऐसा है कि मान लो तुमने क्या काम करा, उसकी लंबाई x मान ली, ठीक है। अब जो तुम्हारा पार्क है उसका जो परिमाप है वो है तुम्हारा 80 मीटर। तो अगर ये आयताकार है, वर्ग भी उसी का एक रूप होता है, तो आएगा तो इसी फार्मूले से ही, वो भी कोई बात नहीं है। 80 तो 2 और लंबाई कितनी हो गई? तुमने x मान ली है, तो x प्लस चौड़ाई बराबर कितनी हो गई? 80। तो x प्लस चौड़ाई बराबर कितनी हो गई? ये 40 हो जाएगी। 80 से 2 को भाग कर दिया तो चौड़ाई बराबर हो गई 40 माइनस x। अब ये मान लो तुम्हारी ये हो गई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। अब इसके आधार पे देखोगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x गुणा 40 माइनस x बराबर क्षेत्रफल, यानी कि 400 बनने आया है। ये क्या हो गया? पार्क का क्षेत्रफल।
बराबर 400, अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को इधर बुला लो बराबर 0, सब माइनस सही कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस कॉमन ले लिया है प्लस का 400 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो देखें कि क्या ये सही है, नहीं, अरे बिल्कुल आराम से सही है, क्योंकि ये तो वर्ग देखोगे तो x माइनस 20 का वर्ग बनने आया भैया, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और दोनों की गुणा का दुगना। तो इसका मतलब जो हो गया x माइनस 20 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 20। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक इस भुजा को 20 ले लूँ और इस भुजा को भी 20, ये भी 20 आ जाएगी, लंबाई भी 20। स्पष्ट है कि अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और जो चौड़ाई है वो भी 20 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा हो जाता है सवाल। अगर 20-20 हो गई तो क्षेत्रफल परिमाप जो है हमारा 80 बन गया है और जो इसका क्षेत्रफल है वो हमारा 400 हो रहा है। तो हमने देख लिए इस प्रकार से इन सवालों की स्थिति को समझा। तो बंधुओं, यहाँ पर द्विघात समीकरण का ये चैप्टर आज समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने ठीक से पढ़ा होगा। इनको और अच्छे से अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। जितना आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, समझेंगे, इतना ज़्यादा आप द्विघात समीकरण पर कमांड होती जाएगी। एनसीईआरटी के अलावा आप और भी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनका भी मदद लीजिए, उनके भी सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए और अच्छा गणित होगा। शुभकामनाएँ।